क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट आप सब लिखो एक लाइन में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल इज गिवन अंडर सेक्शन 68 to 72, लाइक 68 सेक्शन से 72 सेक्शंस तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल दिए गए हैं. सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स is given under section 68 to 72 of the Indian Contract Act 1872. Written? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी है. It's okay. Today we will discuss quasi contract principles, and this question is for this topic is for long question. So quasi contract principles is given under section 68 to 72 sections of the Indian Contract Act. सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इससे अच्छे आप समझना. देखो, क्वासी, यू एनीवन नो क्वासी वर्ड? एनीवन? बगैर लिखे जो मान लिया जाए सर, ऐसे कुछ? करेक्ट, हाँ सही है. एक चीज और ध्यान रखना कि आप सबकी संडे के भी क्लास है ना, कोई ये नहीं कहेगा कि हम भूल गए थे, हमें याद नहीं आया. तो संडे को भी सेम टाइम पे लाइक 7 to 8 ही आपके क्लासेस रहेंगे. क्लियर? हाँ, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं लाइक जो ओरली भी नहीं है और रिटन भी नहीं है, फिर भी उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्रेज्यूम कर लेते हैं. जैसे कि कुछ कोर्ट्स होते हैं तो उन्हें क्वासी कोर्ट्स बोलते हैं. सो क्वासी कोर्ट्स जैसे वो कोर्ट्स होते हैं लाइक जो कि रियल में कोर्ट नहीं है, बट उनके एक्ट ऐसे होते हैं, वो ऐसे जुडिशियल एक्ट करते हैं कि उनको हम कोर्ट मान लेते हैं. जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर एग्जैक्टली कोर्ट नहीं है, बट कंज्यूमर की जो एक्टिविटी है, या आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं है, बट आर्बिट्रेशन की जो एक्टिविटी होती है वो एज अ कोर्ट होती है. लाइक वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस प्रोवाइड करते हैं दो पार्टीज को सुनने के बाद. ओके, तो इसलिए कंज्यूमर को या आर्बिट्रेशन को भी कोर्ट प्रेज्यूम कर लिया जाता है. वैसे ही जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जैक्टली रिटेन और ओरल फॉर्म में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट इन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्रेज्यूम कर लिया जाता है. इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर। सर Okay, so now I'll discuss section 68, and this is very very important section. So आपने अभी तक एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि agreement with minor is void. This statement is right or wrong? It's right. It's right. हाँ ठीक है. But it has exception, and this exceptions is given under section 68. Okay, like generally आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो वाइड होता है, बट उसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन 68 है, और सेक्शन 68 हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करता है. जैसे कि इसमें ये मेंशन है कि एक माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाइड किया. नेसेसरी सप्लाइड का तो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल. तो जो आपने उसको नेसेसरी सप्लाइड किया, उस चीज को इन फ्यूचर आप लेने के लिए क्लेम करते हो, तो आपका वैसा क्लेम एक कॉन्ट्रैक्ट मान करके वैलिड डिक्लेयर किया जाएगा और आपको वो क्लेम मिलेगा. जस्ट एग्जांपल, एक माइनर है और उसके गार्जियन नहीं है. आपने देखा कि ये भी 5 साल का है, इसका कोई गार्जियन नहीं है, तो आपने उसको फूड दिया, आपने उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराया, जिससे कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छा सा इंसान बना, लाइक जॉब करने लगा, अच्छे पोस्ट पे जॉब करने लगा. तो यहाँ पे आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, आपने उसकी नेसेसरी चीजों को सप्लाई किया था,
और तब सप्लाई किया था जब उसे वो चीज की नीड थी या रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो मोरल लॉ है, लाइक जो मोरल प्रिंसिपल, वो कहता है कि अगर आपका किसी ने सपोर्ट किया है और जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो तो आप उस चीज को रिटर्न कर दो। दैट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। लाइक इसका जो नेचर है वो कॉसी जैसा है। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन के लाइक हेल्पलेस हेल्पलेस चाइल्ड की हेल्प करता है, तो इन फ्यूचर उस हेल्प के लिए जो भी उसका मतलब अमाउंट बनता है उसके लिए क्लेम करेगा, तो उसे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मान करके वो क्लेम उसको रिटर्न कराया जाएगा। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, is this condition for minority only, or there are other things also? Only for minority, and it cannot be in majority situation, because major person is capable to do anything, like any labor job, professional job, like according to his education. Clear? Oh, oh. Anyone, any other questions, or should I read again next section? इन दिस केस ये माइनर जो है, मान लो गार्जियन होते हुए भी कहीं ऐसी पोजीशन में जहां उसको नेसेसिटी प्रोवाइड करनी पड़ जाए, तो उसमें भी दिया जाएगा, या केवल गार्जियन ना होने पर ही उसको हेल्प की जा सकती है नेसेसिटी? सर अब देखिए, गार्जियन 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 थोड़ी ले पाएगा, गार्जियन नहीं क्या कहते हैं क्लेम कर सकता ना, क्योंकि नहीं, गार्जियन गार्जियन की तो क्लेम नहीं खुद कर रहा मैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, इफ ए माइनर इज अवे फ्रॉम देयर गार्जियन and he required some urgent necessary help, in that case it also apply? yes, it will be definitely applicable. Okay, thanks. ऐसा होता भी है, जैसे कि मान लेते हैं बच्चों को बहुत सर ये क्वासी का एक बार मतलब समझा दीजिए थोड़ा सा, एक इजी लैंग्वेज में। क्वासी का मतलब हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो लोगों के ऐसे एक्ट होते हैं जो कि ओरली या रिटन नहीं रहते हैं, बट वो जो एक्ट का नेचर रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता रहता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट प्रेज्यूम कर लिया जाता है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट है आपका रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। जस्ट एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, देन आप समझ जाओगे ना। जैसे यहाँ पे मैं 3 पर्सन को लेता हूँ, एक चारू दिख रहा है मेरे को, एक रमेश एंड एक यहाँ पे सेरिन को हम ले लेते हैं ना, तो 3 पर्सन हो गए। तो हम एग्जांपल ये रखते हैं कि लाइक रमेश जी ने चारू को 1 लाख रुपए दिया था, ओके, और चारू ने बोला कि ठीक है, आफ्टर 1 मंथ आई विल रिटर्न यू। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप 1 मंथ में आप मेरा रिटर्न कर देना। और 1 मंथ में अगर चारू रिटर्न नहीं कर पाई तो रमेश उस पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने किया, पैसे के लिए क्लेम किया। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि चारू के पास है ही नहीं तो देगी कहाँ, सो पैसे नहीं दे पाई, फिर भी नहीं दे पाई क्योंकि 1 लाख जो ली थी वो खर्चे हो गए। तो सेरिन चारू की फ्रेंड है, तो सेरिन ने क्या किया कि चारू के बिहाफ पे वो रमेश को 1 लाख रुपीस रिटर्न कर दिया। ओके, तो लॉ ये कहता है कि सेरिन ने जो रमेश को पैसे दिए हैं वो चारू के बिहाफ पे दिए हैं, तो एक तरीके से चारू की लायबिलिटी रमेश के टूवर्ड से तो फ्री हो गई। लाइक चारू अब रमेश को कोई पैसा नहीं देगी क्योंकि उसके बिहाफ पे सेरिन ने पे कर दिया। इतना पहले क्लियर है? Yes, sir. बट फर्दर यहाँ पे ये है कि अब चारू और सेरिन के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो गया, लाइक जो पैसा चारू रमेश को रिटर्न करने वाली थी, अब वही पैसा चारू किसको रिटर्न करेगी? सेरिन को करेगी। अगर वो नहीं करती है तो इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और सेरिन उस पैसे के लिए क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये मोरल, देखो एक चीज ध्यान रखना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और मोरालिटी पे बेस है, क्योंकि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फंसे थे तो आपके बदले मैंने पैसा दे दिया, तो जब आपके पास पैसे हो जाएगा तो मेरा आप रिटर्न करोगे ही ना। क्योंकि अगर ये चीजें भी अगर लॉ इग्नोर कर देगा, ऐसी चीजों को लॉ अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो लोग कभी दूसरे की हेल्प नहीं करने जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर।
ओके, चलो नेक्स्ट। ये बच्चे सर मैसेज फिर सॉरी टू इंटरप्ट, ये फिर अलग होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें फिर सिमिलैरिटी नहीं हो गई? नहीं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल डिफरेंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं बट उसको हमने मान लिया है। मतलब कोई चीज होता है ना, आपने सुना है ना, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी होती है ना, बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ना उनको डीम्ड बोलते हैं, आगे डीम्ड यूनिवर्सिटी लगा रहता है। मतलब वो गवर्नमेंट है नहीं बट उनको गवर्नमेंट मान लिया गया है। क्लियर? हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियल में नहीं होती बट उसको मान लेते हैं, लाइक एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर किसी ने किसी का हेल्प किया है तो जो पर्सन हेल्प किया उसको रिटर्न मिलना चाहिए। क्लियर? ओके सर। इसमें सूट लाई करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सूट फाइल आप करोगे। क्लियर? इससे Yes. कोई फैसला है क्या? हाँ सर, अभी बताएंगे बताएंगे, ये कंप्लीट करने के बाद केस लॉ बताएंगे। ओके सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 70। ओके, सेक्शन 70 है ऑब्लिगेशन लाइक लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन enjoying benefit of non gratuitous act। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। जैसे कि एक पर्सन है और वो आपके घर आए, और वो जब आपके घर आए हैं तो उनके हाथ में 2 किलो मिठाई के डब्बे थे, लाइक 2 केजी मिठाई के डब्बे भी थे। और जब आपके घर आए आपसे हालचाल किए, फिर रिटर्न जाते टाइम वो डब्बे भूल गए। मतलब उन्होंने आपको दिया नहीं कि आप खा लेते, वो भूल गए। बट आपने क्या किया कि आपने वो सारी मिठाई यूज कर लिया। तो जो वो एक्ट था, लाइक जो वो मिठाई आपके घर भूल गए, वो नॉन ग्रेचुइटस एक्ट था। ओके, और अगर आप उनकी मिठाई खा लेते हो तो आप लाइबल हो। यहाँ मिठाई एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई आया और आपके घर फोन भूल गया। ओके, तो भूलने का मतलब ये नहीं कि आप यूज कर लो आप रख लो, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप नहीं रिटर्न करोगे तो उसके लिए केस करके आपसे रिटर्न ले लेगा। यस आरती, यू हैव एनी क्वेश्चन? आरती, यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, is it clear to everyone? यस सर। Aarti, do you have any question? You are not audible. नो। कोई नहीं, बच्ची की शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी, आप में से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जस्ट एग्जांपल, जब भी आप किसी कोई चीज पाते हो, जैसे कुछ चीजें होती है ना उसके थ्रू आप किसी को सर्च नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके थ्रू आप किसी को सर्च कर सकते हो ना। जैसे कि आप रोड पे 10 रुपए का नोट पाए, तो आप नहीं जान सकते एग्जैक्टली 10 रुपए का नोट किसका, आप रख लो कोई बात नहीं, ठीक। बट आप पूरा एक वॉलेट पाया, उसमें 4-5 हजार रुपए थे, तो वॉलेट में मान लेते हैं आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे ऐसे, और इसके अगर एक भी अगर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है और फिर भी आप वो पैसे रख लेते हो, ओके, तो आप उसके लिए लाइबल हो। सेकंड पर्सन, लाइक जिसका खोया है वो आपके ऊपर केस करके आप वो चीज रिटर्न ले सकता है। लाइक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है? फाइंडर ऑफ द गुड्स, लाइक जो गुड्स को पाता है, लाइक जो वस्तु को पाता है और रिटर्न नहीं करता। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ ये कौन सा सेक्शन है सर? सर, ये 71 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। Is it clear? यस सर। Okay. Next section is liability of a person to whom money is paid or thing delivered।
देखो दो चीज हो रहा है ना, एक पर्सन की लाइबिलिटी बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है, मनी इज पेड, लाइक उसने कोई मनी पेड किया, और थिंग डिलीवर, लाइक कोई गुड्स डिलीवर किया बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन, लाइक कैसे उसने गुड्स का डिलीवर किया या किसी थिंग का डिलीवरी किया बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। जस्ट एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि दो पर्सन सेम नेम के होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सीरीन, लाइक दो लोगों का सेम कॉलोनी में नाम है, ओके। तो एक अमेजोन की डिलीवरी आई, अब वो देना था फर्स्ट सीरीन को, बट बाय मिस्टेक सेकंड सीरीन को उसने दे दिया, ओके। तो यहाँ पे सेकंड सीरीन का वो गुड्स तो था नहीं, उसको फर्स्ट ने ऑर्डर किया था, फर्स्ट ने पे किया था, तो यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिटर्न करने का, क्योंकि ये जो डिलीवरी हुई है बाय मिस्टेक हुआ है, ओके। एंड अगर ऐसी चीज, अगर लाइक सेकंड सीरीन अगर उस डिलीवरी को रिटर्न नहीं करती है, तो उसके लिए फर्स्ट सीरीन इसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। लाइक बाय मिस्टेक डिलीवरी होता है, बाय मिस्टेक कोई चीज आपको कोई दे देता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू given that things, okay। नेक्स्ट एग्जांपल है कोअर्शन का। कोअर्शन इन द सेंस लाइक, अब जैसे कि आप में से कोई ये पैसे लेके जा रहा है ना, 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, ओके। तो कोअर्शन में क्या आता है, थ्रेट आता है, लाइक जो चीज हमारे आईपीसी, जो कि अब नया लॉ बन गया बीएनएस, उसमें प्रोहिबिटेड हो। तो आप जैसे 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो, आपके पास कोई आया और आपके साथ रॉबरी कर लिया, लाइक आपको गन और गन पॉइंट इन द सेंस आपके सर पे बंदूक रखा और बोला कि लाओ 1 लाख रुपए मेरे को दे दो, नहीं तो अभी यहीं उड़ा दूंगा तुमको, और आपने डर की वजह से उसको 1 लाख रुपए पे कर दिया। तो इन फ्यूचर यू हैव राइट टू फाइल केस टू रिटर्न दैट मनी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो बाय मिस्टेक अगर कोई आपको कोई चीज देता है तो भी, एंड अगर कोअर्शन में आप किसी से कोई चीज लेते हो, इस सिचुएशन में भी आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करके उस चीज को रिटर्न ले सकता है। इज इट क्लियर? सर Yes. इसमें सब प्रोडक्ट की डिलीवरी बाय मिस्टेक होगी ना, मतलब किसी भी वजह से हाँ कंफ्यूज। हाँ जी, हाँ जी। अब ये हो गया तो आगे में और मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही है, बट अब जो सेक्शन बता रहे हैं, बताने जाएंगे, वो सेक्शन आप किसी भी टॉपिक में मेंशन कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? 5 सेक्शन इसके अंदर आते हैं, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब पूछो। नो सर, कोई केस ला बता दीजिए जो 69 बताया हाँ, आपने। बता रहे हैं पहले 69 एक बार आपको और समझा दें, मे भी साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्लियर हो जाएगा। 69 में कह रहा है reimbursement of a person paying money due by another, लाइक 3 पर्सन को मैं यहाँ पे लिया था ना, तो ए बी सी हम लेते हैं इस बार, ए बी सी। तो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था और बी को वो पैसा 1 महीने में रिटर्न करना था, बट बी नहीं कर पाया, तो बी के बिहाफ पे सी, मतलब बी के बिहाफ पे सी ने बी का पैसा ए को दे दिया। तो अब बी जो पैसा ए को ना दे करके, क्योंकि ए को तो पैसा मिल गया 1 लाख, अब वो पैसा किसको देगा? सी को देगा, और सी के बीच में जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस सर। अच्छा Sir, देखो, हाँ जी, बस एक बार 68 का बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझा दीजिए, मुझे ना एक लाइन समझ नहीं आ रहा है। इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support, मतलब like a ध्यान से parent। सुनना ना, और सुनो यहाँ पे ना और करके ना, पहला कह रहा है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हु इज इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? हु इज माइनर? सब मेंटली अनसाउंड Clear? भी हो सकते हैं। इट कैन बी, ओके। एक चीज और ध्यान रखना आप, अकॉर्डिंग टू लॉ अनसाउंड पर्सन इज आल्सो प्रेज्यूम एज अ माइनर। यू नो दिस थिंग और नॉट? नो। कहते हैं ना, पागल को, बूढ़ों को बच्चे के समान माना जाता है, ओके, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि किसकी नहीं होती? बच्चे की नहीं होती है ना। इज इट क्लियर? हाँ। सो जो आपके बच्चे होते हैं, जो आपके अनसाउंड होते हैं, उन, अच्छा देखो, बच्चा बच्चा है इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। बच्चा
इनकेपेबल है टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस जैसे सर। कोई बच्चा है इसलिए उसको नहीं पनिशमेंट मिलता, बच्चे के होने की वजह से पनिशमेंट नहीं मिलता, पनिशमेंट इसलिए नहीं मिलता बल्कि बच्चा इज लाइक चाइल्ड इज इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, लाइक जो एक्ट वो कर रहा है उस एक्ट के नेचर को जानने में इनकेपेबल रहता है, इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। ओके, सेकेंड थिंग, सिम एंड साउंड पे भी एप्लीकेबल हो। तो कोई पागल ऐसा कोई चीज नहीं, पागल एक वर्ड है, लेकिन पागल वर्ड एक ऐसी चीज को डिकोड करता है जो ये शो करता है कि दैट पर्सन इज इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट। क्लियर? क्योंकि दोनों का जो लॉजिक है वो दोनों एक है, कि दोनों लोग, चाइल्ड या अनसाउंड इज अनेबल और इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ, sir. ये ध्यान रखो ना, वर्ड से मतलब नहीं है, क्या रीजन है वो मैटर करता है। सेकंड यहाँ पे क्या करा है, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट थिंग लाइक जो माइनर अनसाउंड होंगे उनको मान लो आप। सेकंड है एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person, like जो एक person legally bound है is supplied by another person, मतलब उसको किसी ने सप्लाई किया, अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड, लाइक जो चीजें रिक्वायरमेंट है टू हिज कंडीशन इन द लाइफ, लाइक जो लाइफ के लिए जरूरी होती है, लाइक रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीजें, एजुकेशन में इसमें आ जाएगा। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड, लाइक जिसने ऐसा सप्लाई किया वो एंटाइटल्ड है टू बी रिम्बर्स्ड, लाइक उस चीज को रिटर्न पाने के लिए, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, लाइक उस इनकेपेबल पर्सन के प्रॉपर्टी में से। और इनकेपेबल पर्सन पास प्रॉपर्टी कब आएगा, जब वो कुछ अर्न कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है फाइनली, कि दो लोगों के लिए, लाइक पहला कौन हो गया, जो इनकेपेबल है, और में कौन आ गया, वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, लाइक जिसकी आपको लीगली सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो लीगली हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, जो गरीब है। आपने पता भी होगा कि गवर्नमेंट भी गरीबों का एक बीपीएल कार्ड बनाती है, उसमें उसको आवास मिलता है, जिसे कुछ लोग जानते होंगे, उसे कॉलोनी बोलते हैं, जो 2 रूम का, 1 रूम का प्रॉपर फ्लैट के टाइप में 3 लाख 4 लाख रुपए उनको आते हैं। इवन देन गवर्नमेंट की शॉप भी है, गवर्नमेंट के शॉप पे उन्हें वेट, राइस, पल्स, सारी चीजें मिलती है, और वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे, लाइक 2 रुपए 3 रुपए किलो। यू नो दैट थिंग और नॉट? यस सर। Because government is bound legally to support that person. ओके, फिलहाल आप इतना जानो डीप डाउन में, सिर्फ इतना ही समझो कि कोई इनकैपेबल है तो इनकैपेबल इन द सेंस माइनर, बट आप प्रिजम्पशन के लिए अनसाउंड भी रख सकते हो, उसको भी इनकैपेबल ही माना जाएगा, क्योंकि वो लोग किसी भी एक्ट के नेचर को समझने में इनकैपेबल है। वैसे यहाँ पे आप देखो, ल्यूनेटिक का भी एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन का भी एग्जाम्पल है, दोनों में से कोई भी रख लो। इज इट क्लियर? यस सर। देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी। एक क्वेश्चन है 69 में जो है, इट इज रिटन bound by law to pay, it means first 2% there should be a contract. राइट, एब्सोल्युटली राइट। Okay. देखो सर, जो 69 में है ना, उसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहला वाला तो रियल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो Yes, दूसरा yes. वाला वो क्वासी है। हाँ, दूसरा Okay. क्वासी, यस यही मैं पूछना चाह हाँ, रहा था। सही है सर, आपने बहुत दिमाग लगाया फिर तब तो, क्योंकि इतना कौन ही दिमाग लगाता। ठीक है, अब यहाँ पे ना, अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे सेक्शन है। सर ये जो जैसे आपने एग्जांपल्स बताए हैं हमें, तो अगर हम ये एग्जांपल्स ही देके इसका आंसर करते हैं तो चल जाएगा या गलत हो जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल ही देना है। सेक्शन का नाम लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद एग्जाम्पल ही देना है, एग्जाम्पल के ही फॉर्म में लिखना है। ओके सर 69 में तो तीसरा आदमी पैसा देता है ना, हाँ, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए तो आया, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और तीसरे और दूसरे के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। राइट।
ठीक है, देखो अब मैं जो सेक्शंस रीड करने वाला हूँ वो आपके ऐसे सेक्शन है कि वो आप सेक्शन कहीं पे भी मेंशन कर देना किसी भी क्वेश्चन में। ओके, ध्यान से समझना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो 3 टाइप्स के रेमेडी या डैमेजेस प्रोवाइड करता है। ऐसे समझो कि जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा, ब्रीच करेगा, कुछ भी होगा, तो उस सिचुएशन में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो 3 टाइप की रेमेडी प्रोवाइड करता है। कितने टाइप की? 3। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट वन इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। आप लोग लिखो, फर्स्ट वन इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। सेकेंड वन इज लिक्विडेटेड, LI से स्टार्ट होगा, अनलिक्विडेटेड UNLI, लिक्विडेटेड LI से। फर्स्ट वन इज लिक्विडेटेड, सॉरी, फर्स्ट वन इज अनलिक्विडेटेड डैमेज, सेकेंड वन इज लिक्विडेटेड डैमेज। Written? यस। Okay. Third one is penalty. Third one is penalty. सर ये भी क्वासी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे है? नहीं सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये सारे सेक्शन के लिए है। लाइक ये जर्नल केस है कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये इसमें वो होगा, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो 3 में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। लाइक डैमेज किसी को देना पड़ेगा तो तीनों में से एक डैमेज दिया जाएगा। एक बार आप सुन लीजिए पूरा, फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपने लिखा लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड थर्ड वन इज पेनल्टी। हाँ जी, लिख लिया। So unliquidated damage is given under section 73, liquidated damage is given under section 74, and penalty is given section 75. Written? यस। ओके, ध्यान से सुनना। अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं पहले। कभी कभी क्या होता है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने ही उसको ब्रीच कर दिया। कोर्ट में केस गया, कोर्ट दोनों पार्टी को सुना और सुनने के बाद कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके एक डैमेज फिक्स किया। जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था उसके ऊपर कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके मान लेते 5,000 रुपीज कंपनसेशन इम्पोज किया। सो nature of this compensation is unliquidated. Nature of this compensation is unliquidated. If you want, you can write this example. अगर आप सब लिख लेते हो तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा आप लोगों को, लाइक कभी पढ़ने में या रिकॉग्नाइज करने में। Written? यस सर। नेक्स्ट वन इज जो आपका लिक्विडेटेड है उसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि 2 पर्सन है, ए और बी,
और उस दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि मैं तुम्हें एक होटल दूंगा और 1 साल के लिए दूंगा, और उस होटल के लिए आप मेरे को 2 लाख रुपए दोगे। और ये भी मेंशन किया एग्रीमेंट में कि अगर हम दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो जो डैमेज का अमाउंट होगा वो डैमेज का अमाउंट होगा 1 लाख रुपए। कितना होगा? 1 लाख रुपए। अब मान लेते हैं कि ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो आप में से कोई एक बताओ कि जो डैमेज का अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ही रहेगा और इट कैन बी इंक्रीज और डिस्क्रीज्ड बाय द कोर्ट। इट विल बी फिक्स। ये फिक्स रहेगा सर। हाँ, ये डैमेज का अमाउंट फिक्स रहेगा बिकॉज अमाउंट ऑफ डैमेज इज ऑलरेडी मेंशन इन द एग्रीमेंट। So if any amount of damage is already fixed in the agreement, then damage of amount will be only fixed amount and it cannot be altered by the any court. Okay, is it clear? यस सर। Or this type of damage is unliquidated damage. This type damage is unliquidated damage. So मैंने आपको 2 एग्जांपल तो बताया। पेनाल्टी में से आप में से ये लास्ट सेक्शन है, बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें और बताएंगे और कुछ केस लॉ बताएंगे, बट एक तरीके से लास्ट आपका सेक्शन है। सो पेनाल्टी का लाइक पेनाल्टी जो एक है उसे कौन बताएगा? 75। सर पेनल्टी जैसे किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल वगैरह से अगर कोई डिसाइडेड होती है तो वो पेनल्टी होगी। फिर डैमेज क्या होगा? अनलिक्विडेटेड डैमेज। क्या लिक्विडेटेड डैमेज भी तो वही है, वो उसे भी तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल डिसाइड कर रहा है। नहीं सर ये पेनल्टी सर ये लिक्विडेट और अनलिक्विडेट दोनों के बीच का है ना, तो जैसे अरे सर या तो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे होगा, या तो अगर किसी लॉ में आ रहा है कोई चीज, जैसे गाड़ी का चालान कटा तो उसकी एक पेनल्टी हो गई ना, कितनी पेनल्टी होगी। नहीं, पेनल्टी जो है ओवर एंड अबव डैमेज होगी। सर डैमेज फिक्स नहीं होगा तो फिर वहां पर पेनल्टी लगेगी। सर अगर डैमेज नहीं फिक्स है तो अनलिक्विडेटेड डैमेज है। नहीं, मैं ओवर एंड अबव डैमेज होगी ना कुछ। जैसे मान लो डैमेज बनता है 100 रुपए का, उस पे कोई पेनल्टी लगाना। सो या जितना डैमेज हुआ वही कंपनसेशन होगा। सर जो कॉस्ट इम्पोज करती है कोर्ट। ठीक है, सबका सही है, बट थोड़ा ध्यान से आप सब सुनना। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक होता तो आपका डैमेज। ओके, जैसे एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं ना, डैमेज पहले क्या होता है कि मेरे को एक फैक्ट्री ओपन करना है, ठीक है। अब मैंने आपसे बता दिया कि मैं एक फैक्ट्री ओपन कर रहा हूँ, इसकी ओपनिंग है 1 जनवरी 2025 को। इसलिए कंपनी में मेरे को एक मशीन स्टैब्लिश करनी है, लाइक कोई भी एक मशीन स्टैब्लिश करनी है। उस मशीन की डिलीवरी आप मेरे को 15 डेज पहले दे देना, ताकि मैं उसे अच्छे से सेटअप करा के 1 जनवरी से लॉन्च कर दूं। ओके, और आपसे ये भी बताया कि अगर आप 15 को नहीं देते हो तो मेरा 1 जनवरी को स्टार्ट, लाइक 15 के बाद आप जितना भी एक दिन डिले करो उतना एक दिन मेरा लेट होगा। जैसे आपने 18 को दिया तो मेरा वो 3 को लॉन्च होगा, और 3 को लॉन्च होने का मतलब कि मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान, कि पर डे जो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होता, तो आप जो डिले दोगे तो उससे 1 लाख का मेरे को लॉस होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि उस आदमी ने उस मशीन को डिलीवरी ही नहीं किया, ठीक। तो ना तो डिलीवरी किया, ना तो 2 दिन उसको बताया कि मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। मतलब 2 तारीख भी, मतलब 15 को जो देना था वो 17 हो गया, अब बताया भी नहीं मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। तो डिलीवरी नहीं करना
इट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी नहीं करना ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए तो कंपनसेशन आपको लगेगा। ओके, बट कंपनसेशन के अलावा आपने अगर जैसे कि अगर आप 15 के पहले अगर आप बता देते कि मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा तो सिर्फ कंपनसेशन लगता। ओके, और 15 को आपने बताया कि नहीं, 17 को आप बता रहे हो, जो कि आपको 15 के पहले ब्रीच करना था, 15 को ब्रीच करना था, तो आप जो 2 दिन डिले किए तो आपके साथ अनलिक्विडेटेड डैमेज के साथ साथ आपके ऊपर पेनाल्टी होगा। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज जो भी फिक्स होगा कोर्ट वो तो अपने डिस्क्रिप्टिव पावर से इंपोज करेगा, और जो पेनाल्टी होगा, पेनाल्टी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। आपको मैं बताऊं, लॉ इन द सेंस जो एग्रीमेंट में मेंशन है, दोनों के बीच में बात हुई तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई भी पर्सन जनरली कोई कंपनी लॉ में से कोई पढ़ा होगा तो वहाँ पे पेनाल्टी बहुत इंपोज होता है कि अगर आप कोई गलत एक्ट करते हो तो उसके लिए आपको फाइन और जेल तो जाना ही पड़ेगा। बट जैसे कि आज आपने गलत किया, फिर आपने कल भी गलत किया, परसों भी गलत किया, हर डे के हिसाब से पेनाल्टी भी लगता है। ओके, पेनाल्टी का मतलब ये हुआ कि एक तो आपको डैमेज देना ही पड़ेगा, अपार्ट ऑफ डैमेज आपको जो और कंपनसेशन देना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल, कभी कभी आप फीस पे करते हो तो लिख दिया जाता है कि ये आपकी एक्चुअल फीस है 2000। अब 2000 बाद आप जैसे मतलब पर डे अगर आप डिले करोगे तो पर डे के हिसाब से आपके ऊपर 100 ऊपर पेनाल्टी आएगी। तो फीस तो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, फीस तो आपको किसी सिचुएशन में देना ही देना है। ओके, बट पेनाल्टी इसलिए इंपोज हुआ क्योंकि आपने फीस टाइम पे नहीं दे पाया, तो पर डे के हिसाब से वो जोड़ लेंगे जो भी उनका बनेगा। क्लियर? तो जो भी पेनाल्टी आएगा, पेनाल्टी इज पेनाल्टी लाइक उसके अलावा होता है, लाइक जो मेन अमाउंट है कंपनसेशन का या फीस का, उसके अलावा पेनाल्टी होता है। लाइक डैमेज में जो आपका अमाउंट है, पहले डैमेज में डैमेज 2 टाइप है आपका, लिक्विडेटेड या अनलिक्विडेटेड, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट ऑफ लिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेज जो आपका होगा वो आपका पेनाल्टी होगा। मतलब किसी भी केस में 2 टाइप के तो डैमेज होंगे ही, उन दोनों डैमेज के साथ सिचुएशन डिपेंड करेगा कि वहां पे पेनाल्टी भी इंपोज होगा कि नहीं। मतलब पेनाल्टी आपका एक्स्ट्रा एक अलग से है। क्लियर? जो दोनों में से किसी के साथ सिचुएशन बेस पे ज्वाइन हो सकता है। सर ये सर, अब आप पेनल्टी डिसाइडेड होता है? क्या पेनल्टी का अमाउंट या डैमेज कैसे डिसाइड होता है? 2 सिचुएशन है ना। पहली सिचुएशन अगर जैसे कि उन्होंने कुछ पहले कम्युनिकेट किया है कि अगर आप ब्रीच करोगे तो ये, और अगर आप पर डे अगर आप और डिले कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हर दिन का डिले का मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि और कितना पेनल्टी देना चाहिए। सर पेनाल्टी तो इनकम टैक्स में भी तो होता सर, इनकम टैक्स सेल टैक्स में तो होता था पहले सर ये पेनल्टी जैसी थी। सर अगर पेनल्टी बोले तो ये तो ऑलरेडी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होगा ना कि आपने इतने दिन सप्लाई नहीं दिया तो आपको इतने, अगर डिले किया तो पेनल्टी लगेगी। अगर पेनल्टी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही पेनल्टी होगी, ये बोल सकते हैं क्या? हेलो, ये आवाज आ रही है किसी को? नहीं आ रही। सर की नहीं आ रही है। चलती आवाज नहीं आ रही है। सर ने लेफ्ट कर लिया लग रहा।